हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने लेक्चर में कंपटीशन के बारे में पढ़ा था और कंपटीशन से पहले हमने प्रीडेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। देखिए देखिए प्रीडेशन और पैरासिटिज्म कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है क्योंकि दोनों का जो साइन है वो प्लस माइनस ही है, क्योंकि इसमें जो पर्सन जो लाइक आपका पैरासिटिक एनिमल्स होता है जिस होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, उस होस्ट जो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा और जो जिसको बेनिफिट हो रहा है वो जिसको बेनिफिट हो रहा है, जिस पैरासिटिक एनिमल को वो जिसको बेनिफिट हो रहा है, दैट पर्सन विल बी इन अ पॉजिटिव मोड। सो आपको ये प्लस माइनस का ये कॉम्बिनेशन हमेशा मिलेगा, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन प्रीडेशन और पैरासिटिज्म दोनों में मिलेगा। बट एग्जैक्टली क्या है कि प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में आपको कुछ बेसिक डिफरेंस मिलेंगे जो मैं स्लोली आपको समझाता हूँ। पैरासिटिज्म जैसे कि आपका मच्छर आपका कोई ब्लड चूसता है, तो लाइक ब्लड सक करता है, दैट इज अ कॉल्ड पैरासिटिज्म। लेकिन आप उसको कंप्लीटली अगर खा जाते हो, दैट इज अ प्रीडेशन। अगर लाइक एक मॉस्किटो जो आपका ब्लड सक कर रहा है, ठीक है, सिर्फ आपका ब्लड सक कर रहा है फॉर द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट डजंट मीन कि वो आपको पूरा खत्म कर देगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। ओके, कंसिडरिंग दैट अ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर दैट अ फ्री लॉजिंग एंड अ मील। देखिए जनरली क्या होता है कि जो पैरासिटिक एनिमल जो किसी भी की पैरासिटिक एनिमल जिस होस्ट पे डिपेंड होता है, उस होस्ट का बेसिक पर्पस क्या होता है? फ्री मील लेना और फ्री जगह उसको रहना, मतलब फ्री में खाना और फ्री में रहना उसको मिल जाता है। ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर भी, ह्यूमंस के जनरली क्या होता है, बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं कुछ पैरासिटिक एनिमल्स, कुछ बॉडी के बाहर भी होते हैं पैरासिटिक एनिमल्स। तो इनका काम कैसे, हम कहते हैं ना, कई बार ह्यूमंस भी होते हैं जो फ्री मील्स और जिसको फ्री में खाना चाहिए होता है, फ्री में रहना चाहिए होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ पैरासिटिक एनिमल्स। जस्ट फॉर एनालॉजी, it is not surprising that parasitism has involved in so many taxonomic group from a plant to the higher vertebrates। ये जो पैरासिटिज्म में जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो इवॉल्व हो रहे हैं, ये आपको फ्रॉम द लोअर वर्टिब्रेट्स, मतलब जो फ्रॉम प्लांट टू द हायर वर्टिब्रेट्स, मतलब आपको प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स तक आपको सब जगह इवॉल्वमेंट मिलेगा। मतलब आपको, अगर आप कहने का मतलब है कि अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं कि यूनिसेलुलर मोनेरा से शुरू करते हैं और कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं, तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म में आपको ये पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि जैसे कि कुछ जैसे कि प्लांट्स के ऊपर भी कुछ पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा वैसे ही जैसे कि अगर आप मोनेरा के ऊपर आते हैं तो उनमें भी कोई पैरासिटिक एनिमल्स मिल जाते हैं। तो हर एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी में फ्रॉम लोअर टू हायर वहां पर आपको पैरासिटिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, मैनी पैरासाइट्स, देखिए जो पैरासाइट्स जो होते हैं बेसिकली किसी भी होस्ट एनिमल के ऊपर जो रहते हैं, उनका दो पर्पस होता है, या तो फ्री फूड लेना या फिर फ्रूट शेल्टर लेना। ये दो ही बेसिक पर्पस होता है, या तो वो मील के लिए रहते हैं या फिर होस्टिंग के लिए या फिर शेल्टर पर्पस के लिए रहते हैं। Many parasitic has evolved to host specific, मतलब in such a way that both host and parasite tend to be co-evolved। जो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ पैरासाइट्स जो केवल होस्ट के लिए स्पेसिफिक है। कहने का मतलब क्या है कि वो होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब सिंपल से कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पैरासाइट एक पर्टिकुलर होस्ट को ही सिर्फ इन्फेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि, ध्यान रखना, जैसे लाइक आप एनाफिलिस की बात करें जो कि एक तरह का जो मलेरिया के लिए जो कैरियर है, मलेरिया को जो प्लाज्मोडियम का जो कैरियर है एक तरह का, वो केवल ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ऐसे नहीं कि प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो होस्ट इन सब का इन्फेक्टेड जो होता है स्पेसिफिक होता है। दे कैन पैरासाइट ओनली सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट इन सच ए वे कि बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू बी को इवॉल्व। वो इस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करते हैं कि, ध्यान रखना, कहने का मतलब है कि हमेशा ध्यान रखना कि पैरासाइट्स और होस्ट दोनों अपने आप को हमेशा इवॉल्व करते हैं एक साथ। कहने का मतलब क्या है इस लाइन का कि अगर मान के चलो कोई भी प्रे या कोई भी होस्ट, सॉरी होस्ट यूज करेंगे, होस्ट अगर अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी तरह का कोई भी अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है, तो ध्यान रखना पैरासिटिक एनिमल भी उतने ही इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही लाइक अपने आप में मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि वो कोई भी जो होस्ट है उनसे बच ना पाए। तो दोनों का वे, जैसे इन केस अगर किसी होस्ट ने अपने आप को मॉडिफाइड किया पैरासिटिक से बचने के लिए, तो पैरासिटिक भी अपने आप को मॉडिफाइड कर देते हैं जिससे कि वो होस्ट को पहचान पाए। तो ये ध्यान रखना, ये जो मॉडिफिक, अब यही इवॉल्वमेंट है, यही एक तरह का इवॉल्वमेंट है, यही एक तरह का इवोल्यूशन है जो दोनों साइड चलता है। दोनों साइड मतलब ये आपके ये लाइक आपके होस्ट में भी चलता है और पैरासिटिज्म में भी चलता है। ये पैरेलल चलता है जिससे कि दोनों ही स्पीसीज इवॉल्व होती है, को इवॉल्वमेंट कहते हैं जिसको हम। ओके, अगर ऐसा होता है कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर होस्ट अपने आप को इवॉल्व कर जाता, लेकिन अगर पैरासिटिक एनिमल अपने आप को इवॉल्व नहीं करता, तो कभी ये पैरासिटिज्म का ही फिनोमिना नहीं आता। तो दैट्स व्हाई पैरासिटिज्म के लिए दोनों ही, अगर एक स्पीसीज अपने आप को इवॉल्व करती तो दूसरी डिपेंडेंट स्पीसीज भी अपने आप को इवॉल्व करेगी। सो यू हैव एग्जांपल्स फ्रॉम सम पैरासिटिक एनिमल्स। अब ये वैरायटी ऑफ पैरासिटिक्स एनिमल आपको ड्रॉ नहीं करना है,
पैरासिटिक एनिमल जस्ट आपको शो करने के लिए दिखा है ये पैरासिटिक एनिमल है। अब इन पैरासिटिक एनिमल के पास देखिए कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिससे कि होस्ट से वो अटैच हो सकता है। हर किसी के पास कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ठीक है? जैसे in accordance with their lifestyle, parasitic evolve a special adaptation such as a loss of unnecessary sense organs, okay, presence of adhesive organ, sucker to climb on a host, loss of digestive system and the high productive capacity. देखिए कहने का मतलब है कि पैरासाइट्स जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं क्यों? क्योंकि उसको होस्ट पे रहने के लिए कैसे भी ना कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना होता है। कैसे जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको वो हटा देते हैं, ठीक है? अगर ऐसे कोई सेंस ऑर्गन्स हैं जो अननेसेसरी जो उनके काम नहीं आ रहे या फिर जो उनको होस्ट से दूर कर देते हैं, ऐसे सेंस ऑर्गन्स को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सकर्स होते हैं जिससे कि वो होस्ट के ऊपर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ओके, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको सप्रेस कर देते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को उन्होंने क्या होता है कि अगर उनको होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना है तो होस्ट की ही मशीनरी को वो यूज करते हैं। तो वो अपने आप में भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कि ऐसा ना हो कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उनका अगर प्रॉपर बहुत ज़्यादा डेवलप रहा, तो होगा क्या कि प्रॉपर डेवलप रहा तो होगा क्या कि वो कंटिन्यूअसली उस डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, ज़्यादा भूख लगेगी। ज़्यादा भूख लगेगी तो क्या होगा, तो कंटिन्यूअसली ये क्या करेंगे, होस्ट को खाएँगे और जब कंटिन्यूअसली अगर होस्ट को खाएँगे तो होस्ट की डेथ हो जाएगी। अगर होस्ट की डेथ हो गई, तो सोचिए वो पैरासिटिक एनिमल की भी डेथ हो गई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन्स में होते हैं या फिर अगर मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होता है या फिर जो एंटामीबा स्टोराइटिका के थ्रू होता है। ये क्या करते हैं कि जैसे कि आपके लाइक जो होता है क्या है कि आपके इंटेस्टाइन्स में जाके उस वॉल को रप्चर करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे स्टमक में एसिड निकलता है जो कि बहुत लो पीएच पे होता है। तो ये अपने आप को उस बचाने के लिए ऐसे तरीके के कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि उस वक़्त अब मान के चलो कि एसिड रिलीज़ हुआ। अब एसिड में तो वो पैरासाइट भी खत्म हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा हाई पीएच होता है उसका, सॉरी बहुत लो पीएच होता है और बहुत ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होता है, अराउंड 4 टू 5 नॉर्मल का वो पीएच सॉल्यूशन होता है, जो पीएच निकलता है और जो एसिड निकलता है स्टमक में। अब सोचिए कि अगर इतना हाई एसिडिक कंपोनेंट अगर किसी भी पैरासिटिक एनिमल को खत्म कर देगा तो पैरासिटिज्म कभी होगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली एक ऐसा बेस कंपोनेंट रिलीज करते हैं जिससे कि वो अपने आप को बचा पाए बस। और तो क्या होगा, बेस निकलेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। एग्जांपल के लिए टीनिया सोलियम का एग्जांपल है जो कि हुक लाइक स्ट्रक्चर है। टीनिया सोलियम एक तरह का वर्म होता है, मैंने आपको बहुत बताया, जो कि पोर्क में पाया जाता है। लाइक जो पिग होते हैं उनके अंदर टीनिया सोलियम पाया जाता है और इसका मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने डिजीज के बारे में पढ़ाया था। लाइफ साइकिल्स ऑफ द पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, जो मतलब अगर आप पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल देखते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और कई बार क्या होता है फॉर देयर ओन सर्वाइवल दे नीड टू बी डिपेंड ऑन सम टू होस्ट। जैसे कि अगर आप देखेंगे पैरासाइट्स जो होते हैं, जो लाइक आपके जो फीमेल एनाफिलीज है या फिर जो फीमेल एनाफिलीज है, वो अब अपने ध्यान रखना होती इनफैक्ट हमेशा ह्यूमन को करती है, लेकिन इसके दो होस्ट होते हैं। ठीक है, इसके ध्यान रखना, इसके दो होस्ट होते हैं। अगर जैसे कि आपका जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट्स है लेकिन इसके दो होस्ट होते हैं। इसके एक तो ह्यूमन और दूसरा फीमेल एनाफिलिस। लेकिन ये फीमेल एनाफिलिस के अंदर रहती है लेकिन उसको इन्फेक्ट नहीं करती, इन्फेक्ट करने के लिए ह्यूमन है। अब लाइक जो प्लाज्मोडियम है, उस प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हो जाते हैं। एक होस्ट क्या होता है, ह्यूमन होता है, दूसरा होस्ट होता है फीमेल एनाफिलिस और उसकी साइकिल हमने पढ़ी है। Human liver fluke depend on the two intermediate host, snail and a fish to complete their life cycle। वैसे ही एक ह्यूमन लीवर होता है जिससे कि ह्यूमन लीवर को जो इन्फेक्ट करता है, एक तरह का फ्लूक है जो कि एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है। अब इसके भी दो डिफरेंट होस्ट होते हैं, एक होता है स्नेल और एक होता है फिश। ठीक है, दो। अब ये क्या होता है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो तरीके के स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, दो तरीके के होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जिससे कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लें। अब देखिए ये सकर है, इस सकर के थ्रू, इस जो सकर होता है इस सकर के थ्रू ये किसी भी लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ सकते हैं। द मलेरिया पैरासाइट्स जो कि प्लाज्मोडियम होता है नीड ए वेक्टर टू स्प्रेड द अदर होस्ट। अब क्या होता है कि उसका जो मॉस्किटो होता है वो एक ऐसा होस्ट है जो कि उसको स्प्रेड करने में मदद करता है। और जो आपका अगर जो लाइक ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स है, ह्यूमन के जो आरबीसी सेल्स हैं, वो इसके लिए, इवन खुद ह्यूमन उसके लिए दूसरा होस्ट है जहां पर वो अपने आप को रिप्रोडक्टिवली ग्रो करता है। Majority of the parasites harm the host. They may reduce the survival, growth, reproduction of host and reduce the population density. जनरली जो पैरासाइट्स होते हैं ये उसको हार्म करते हैं, या तो उसकी सर्वाइवल को कम कर देते हैं, उसकी ग्रोथ इफेक्टेड होती है, होस्ट का कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम
प्रॉब्लम कर जाता है या फिर उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को वो रिड्यूस कर देते हैं। देखिए अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो दे शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी हैपन बट क्या होता है कि ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जो अगर अगर मान के चलो कोई भी पैरासाइट अगर किसी का ब्लड सक कर रहा है या किसी से न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं अगर वो कहीं ना कहीं कहने का मतलब उसको हार्म ही करेगा। अगर वो हार्म नहीं करेगा तो कॉमनलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं पढ़ा बताता हूँ आपको। डू यू बिलीव दैट आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन अ होस्ट विदाउट द हार्मिंग? क्या पॉसिबल है कि कोई होस्ट विदाउट हार्म किए किसी भी होस्ट में रह सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर क्या है कि होस्ट को बेसिकली बहुत सारे फूड की रिक्वायरमेंट है, शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो आपका होस्ट है उसको तो हार्म होगा ही होगा। अब ऐसे वैरायटी ऑफ होस्ट है होते हैं, वैरायटी ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ डिजीज, जनरली जितने भी पैरासाइट्स होते हैं सब डिजीज कोजिंग होते हैं। अगर वो एक अगर मान के चलो कि अगर डिजीज कोजिंग नहीं होगी तो डिजीज होगी ही नहीं, तो ये उनको मजबूरी है। आइडियलिज्म की बात करें तो वो हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्म करके वो अपने ही कहते हैं ना, अपने अपने क्या कहते हैं, घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हार्म होगा ही। अगर मान के चलो हार्म ना हुआ तो फिर वो प्लस माइनस नहीं होगा, फिर हम उसको कैसे लिखेंगे? मान के चलो अगर आपकी लीवर के अंदर या फिर किसी भी इंटेस्टाइन के अंदर कोई पैरासाइट्स आराम से रह रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो साइन क्या हो जाएगा? प्लस जीरो हो जाएगा। और वो कॉमनलिज्म का एग्जांपल होता है, जो इसको हम पैरासिटिज्म ही नहीं कह सकते। Then why didn't natural selection lead to evolution of such totally harmless parasites? अब ये क्वेश्चन है कि अब ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि जो पैरासाइट्स प्योरली हार्मलेस हो जाए? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नेचुरल जो सिलेक्शन है ऐसा इवोल्यूशन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर पैरासाइट्स हार्मलेस हो जाएंगे तो वो एग्जांपल पैरासिटिज्म का नहीं, कॉमनलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। और कॉमनलिज्म पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, अभी नेक्स्ट हम कॉमनलिज्म पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, एक पर्सन डिपेंडेंट होता है दूसरे के ऊपर, जिसमें दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो डिपेंडेंट होता है उसको पॉजिटिव बेनिफिट होते हैं। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसे हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो होती है ह्यूमन के ऊपर लाइस होती है ना, जू होती है बालों के अंदर, इवन डॉग की जो सरफेस होती है टिक्स जिसको हम कहते हैं, डॉग की जो होता है ना, कई बार बच्चों को मना किया जाता है कि हमें डॉग को टच नहीं करना चाहिए, और कई बार तो क्या होता है डॉग को बिल्कुल साफ रखा जाता है। काफी जो हाई ब्रीड की जो डॉग होते हैं या फिर जो बहुत बड़े लोग जो डॉग को रखते हैं, वो जनरली क्या होता है कंटिन्यूअसली डॉग की सफाई करते हैं, क्योंकि उसके पास टिक एक तरह का पैरासिटिक एनिमल होता है जो उसके सरफेस पे पाया जाता है। क्योंकि ओके, ह्यूमन के अगर लाइस, उसके जो हेयर्स के अंदर लाइस जू पाई जाती है, दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स। Many marine fish are infested with the ectoparasites copypods। मैराइन फिश जो होती है, जो कि सैलाइन वाटर में रहती है, उनको उनके उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर एक कॉपीपॉड्स पाया जाता है, जो उनको लगातार उनको भक्षण करता रहता है, उनको खाता रहता है, उनका इन्फेस्टिस करता रहता है। कस्कुटा एक ऐसा प्लांट होता है जो कि पैरासिटिक एनिमल है, और क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। देखिए, केवल कस्कुटा एक ऐसा एग्जांपल हम प्लांट किंगडम में ऐसा मानते हैं कि क्या होता है कि ये ऐसा एग्जांपल है जो कि जिसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई फोटोसिंथेटिक ना करने की वजह से इनको क्या करना पड़ता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो कस्कुटा क्या होता है? पैरासिटिज्म का एग्जांपल होता है। और जो जनरली क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि दूसरे जो होस्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वहां से उस फूड को चूसते हैं। तो देखिए, सिर्फ एनिमल साइड ही आपको सिर्फ पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। आपको अगर आप एनिमल साइड ही नहीं, अगर प्लांट में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो कस्कुटा इज एग्जांपल दो शो द पैरासिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि इनके इन द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन इनमें कभी क्लोरोफिल बन ही नहीं पाया। ठीक है, अब ध्यान रखना कि कास्कुटा ने तो मना नहीं किया था ना कि मेरे पास क्लोरोफिल ना बने, बट स्टिल क्लोरोफिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए कास्कुटा को पैरासिटिज्म होना बहुत जरूरी था। ओके, it derived its nutrition from a plant which is a parasite. The female mosquito is not considered as a parasite, although it need for our blood for the reproduction। मतलब जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो जनरली पैरासाइट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्लड although it need our blood for the reproduction। अगर आप although it need our blood for a reproduction, and can you explain why? मैंने आपको समझाया भी था मलेरिया की जब पैरासिटिज्म की साइकिल बनाई थी, मैंने साइकिल बनते हुए समझाया भी था कि जब कोई फीमेल एनाफिलीज किसी को बाइट करता है, और जब फीमेल एनाफिली जब किसी को बाइट करता है, तो ठीक है, फीमेल एनाफिली से बाइट करेगा और प्लाज्मोडियम अपना वहां रिलीज कर देगा। तो फीमेल मॉस्किटो बेसिकली पैरासाइट्स नहीं है। क्या होता है, जब वो किसी के ब्लड को सक करता है, तो ब्लड को सक करते हैं जनरली वार्म एनिमल्स को ब्लड को सक करता है। तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो जनरली उसका जनरली थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल एनिमल के टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है।
तो इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, इनको अपने एग के नरिशमेंट के लिए इनको गर्म खून चाहिए होता है, वार्म ब्लड चाहिए होता है। दैट्स व्हाई दे जस्ट सक योर ब्लड। ध्यान रखना, उनका पर्पस जो ब्लड लेना है वो न्यूट्रिशन नहीं होता है। इनको क्या होता है कि इनको अपने एग के नरिशमेंट के लिए उनको ब्लड चाहिए होता है, और वो वार्म ब्लड सिर्फ हमारे पास होता है। दैट्स व्हाई दे जनरली दिस सक आवर ब्लड। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स, ऐसे एंडोपैरासाइट जो कि आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि लीवर में, किडनी में, लंग्स में, आरबीसी सेल्स के अंदर रहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। देखिए, अगर कोई एक्टोपैरासाइट है, अगर बॉडी के सरफेस के ऊपर रह रहा है तो काम क्या है, सिर्फ इसको बॉडी के अटैच करके रहना है, यही काम है। लेकिन एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा अपने आप को मच स्पेशलाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो मोर कॉम्प्लेक्सिव है, और कह सकते हो कि अंदर का जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल एंटोमीवा हिस्टोलाइटिका का एग्जांपल दिया कि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, ये अपने आप के चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना के रखते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस एसिड है वो उनको डैमेज ना कर पाए, उनको खत्म ना कर पाए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसलिए उनको थोड़ा सा एक्सट्रीम स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम है वो ना इसको पकड़ के खत्म कर देगा। The morphological anatomical feature are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. ओके, अगर आप उनको देखोगे, अगर आप देखोगे कि इनका जो मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकल फीचर है ग्रेटली सिंप्लीफाइड होते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं होते, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर इनको एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन रखना पड़ता है, अगर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, इनका जो मेटाबॉलिज्म और रहने का जो सर्वाइवल का वे है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैरासाइट से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक है ब्रूड पैरासिटिज्म। आपने सुना होगा, बचपन में कहानी सुनी होगी कि जनरली कोयले जो जो कोयल होती है, हमेशा जो क्रो का जो नेस्ट होता है उसमें अपने अंडे देती है। लेकिन अंडे, अब उस क्रो के जो नेस्ट है उसके अंदर दो तरीके के अंडे होंगे। एक तो कोयल का भी अंडा होगा, दूसरा उसमें क्रो का भी अंडा होगा। लेकिन क्रो हमें कभी भी लेकिन जो क्रो है वो कभी भी कोयल के अंडे को नहीं पहचान पाती। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है कि कोयल भी अपना, क्या कहते हैं, कोयल के जो अंडे होते हैं उसके भी बच्चे वहां पे ग्रो कर जाते हैं, और सर कौवे के बच्चे भी ग्रो कर जाते हैं। इसी को ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। इनमें वर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन व्हिच अ पैरासिटिक बर्ड lays an egg in the nest of host and lets the host incubate them। क्या होता है कि जो जनरली क्या हुआ कि जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, कि एक कोयल ने, यहाँ पे पैरासिटिक बर्ड क्या, कोयल है, कोयल ने क्या किया, अपने अंडे दे दिए। कहाँ पर अपने अंडे कहाँ दे दिए, अपने अंडे दे दिए जो क्रो है उसके नेस्ट में दे दिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसको वहां पर नरिशमेंट चाहिए होता है, उसको लाइक ताकि वहां पे उसको लेट द होस्ट इनक्यूबेट, जैसे कि वहां पे नरिशमेंट ले सके और अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर ले सके। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अब क्या होता है कि जो कौवा होता है वो जो कौवा होता है वो कोयल के एग को पहचान नहीं पाता। और जब वो पहचान नहीं पाता तो कोयल के जो एग है उनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनके जो एग का साइज है और जो स्ट्रक्चर है, जो कलर है, वो ऑलमोस्ट कौवे के एग के जैसा होता है। ठीक है, तो कौवा उसके एग, उसे लगता है तो मेरे ही एग, मेरे बच्चे को, ये तो मेरे ही एग है, तो वो उसको पहचान नहीं पाता। मतलब वो होते फॉरेन एग है, लेकिन क्या होता है, उसको लगता है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, कलर ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कौवा उसके, क्या कहते हैं, कोयल के एग को पहचान नहीं करता, और पहचान ना पाने की वजह से वो उसके नेस्ट से वो इजेक्ट नहीं कर पाता। अब होता है क्या है कि वहाँ पे ये भी पैरासिटिज्म कैसा हुआ, क्योंकि क्या होता है कि जो उस वक़्त क्या होता है कि उसके एग के नरिशमेंट के लिए जो कौवा उनको न्यूट्रिशन देगा, वो न्यूट्रिशन साथ-साथ कोयले के एग भी ले लेंगे, तो क्या हुआ, न्यूट्रिशन डिवाइडेड हो गया। दैट इज़ एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। एग्जांपल के लिए कुक्कू, कॉयल। द ट्राई टू आप कभी, कहने का मतलब है, कभी भी आप अपने नेबरहुड पार्क में जाइए और पार्क में वहाँ पे कोयल की एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए, अब क्या होता है, ये आपको 4 एग दिखाई दे रहे हैं, ये 4 एग हैं, ये आपको दिखेंगे, ये 4 एग है कौवे के, और ये जो एग है ये कोयल का होता है। लेकिन क्या होता है कि कोयल का होता है, आपको लग रहा होगा है तो बिल्कुल अलग है, पहचान क्यों नहीं पाते, ये हम पहचान पा रहे हैं। लेकिन जो कौवा के जो रेटिना होता है इतना ज्यादा मस्त स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो उनको आइडेंटिफाई कर पाए, कलर को आइडेंटिफाई कर पाए। शेप एक जैसा होता है लेकिन कलर में हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट वी आर मच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो हमें ज्यादा आपको बेटर मिलेगा, लेकिन इनके अंदर उतना वो बेटरमेंट नहीं मिलता, तब वो पहचान नहीं पाता। ठीक है,
चलिए, अब हम पढ़ते हैं कॉमनलिज्म। देखिए कॉमनलिज्म कहने का मतलब है, जो हमको बता रहा था कि अगर कोई पैरासाइट्स हार्मलेस हो जाए, तो वो एग्ज़ाम्पल बन जाएगा, वो किसका एग्ज़ाम्पल बन जाएगा? वो एग्ज़ाम्पल बन जाएगा आपका, वो एग्ज़ाम्पल आपका बन जाएगा किसका? कॉमनलिज्म का। कॉमनलिज्म क्या होता है कि मान के चलो कि किसी के ऊपर एक दूसरा ऑर्गेनिज़्म डिपेंडेंट है, लेकिन जो डिपेंडेंट है, उसको पॉज़िटिव है, लेकिन जिस पर डिपेंड है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हमारे नेचर में ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। This is interaction in which one species benefited and other is neither harm और नॉट बेनिफिटेड। मतलब कहने का मतलब जैसे इंटरेक्शन, एक तरह का इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज जो होती है ना उसको बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को ना हार्म होता है ना बेनिफिटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच। मैंने क्या मतलब है कि आप एग्जाम्पल ध्यान रखना है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो प्लांट मॉर्फोलॉजी 11th के अंदर। एक ऑर्किड का एक प्लांट है जो कि मैंगो के प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। एक ऑर्किड आपने देखा हो, जनरली डेकोरेट ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट है जो जनरली आपको मिलेंगे कहाँ पर, जहाँ पे अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, रिसेप्शन के पास में आपको ये रखे रहते हैं, या फिर क्या होता है कि रूम के बाहर इनको मतलब जो होते हैं कि पोर्ट के अंदर रखे जाते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं ऑर्किड। और ये ऑर्किड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये ऑर्किड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि इनका जो स्टेम होता है स्ट्रांग नहीं होता, मतलब ये कमजोर तने वाले होते हैं। ये इनका जो तना होता है ना, हवा में लटका हुआ होता है। ठीक है, हवा में लटका हुआ होता है, इनको एपिफाइट्स बोलते हैं। एपिफाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये ध्यान रखना, कस्कूटा वाला एग्जांपल नहीं है कि ये वो एग्जांपल नहीं है कि जिसमें ऑर्किड प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा। नो, न्यूट्रिशन नहीं लेता। ये सिर्फ अपने आप को स्ट्रेट रखने के लिए, बस अपने आप को स्ट्रेट रखने के लिए, ये स्ट्रेट रखने के लिए ही, ये सिर्फ स्ट्रेट रखने के लिए ही जिस वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ऑर्किड जो है एपिफाइट जो मैंगो प्लांट पे ग्रो करता है, तो वो क्या कहते हैं, अब ऑर्किड मैंगो प्लांट पे ग्रो करता है, उसका काम क्या है? सिर्फ मैंगो प्लांट से सपोर्ट लेना, ताकि मैंगो प्लांट को सपोर्ट देता रहे, वो सीधा खड़ा रहे। तो मैंगो प्लांट को क्या परेशानी है भैया? मैंगो तुम खड़े हो, कुछ करो मत करो। अगर उसके लिए कस्कूटा होता तो कस्कूटा उसके न्यूट्रिशन को चूस जाता, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं चूस रहा, जस्ट उस वहां पे स्ट्रेट खड़ा होने के लिए वो मैंगो की हेल्प ले रहा है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमनलिज्म। देखिए यहाँ पे, ये मैंगो की लीफ देखिए, मैंगो का प्लांट हो गया, ये हॉस्ट प्लांट मैंगो का प्लांट आ गया, और ये देखिए कस्कूटा। ये कस्कूटा क्या है कि जस्ट ये कस्कूटा अपने आप को जस्ट ग्रो करने के लिए ही जिस मैंगो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसे हम एपिफाइट कहते हैं। तो दैट इज एग्जांपल। अब देखिए मैंगो को क्या प्रॉब्लम है, मैंगो तो खुश, मैंगो को फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसको वो न्यूट्रिशन दे रहा है ना ले रहा है। दैट्स व्हाई द होस्ट प्लांट कम इन कैटेगरी ऑफ द न्यूट्रलाइज साइड, और जो ऑर्किड है दैट कम इन कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव साइड। द कैटल, आप देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको पहले यहाँ देखिए, अब मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे कैटल एक ग्रिड दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक कैटल दिखाई देगा। तो जनरली अगर आप देखोगे कहीं भी गार्डन वगैरह में, अगर आप कहीं पे भी देखिए, ये नेचुरल है। अगर आप आज भी साइंटिस्ट इस चीज को लेकर सरप्राइज हैं कि कैसे ये बर्ड, ये सब कुछ ये रियल में हो जाता है, ये आज भी साइंटिस्ट सरप्राइज्ड है। देखिए कैटल और अगर आप देखोगे इग्रेट, इनका एक कॉमन फिनोमिना है। कॉमन फिनोमिना कैसे? कॉमन फिनोमिना कैसे? अगर आप कहीं पे भी कैटल को मतलब ग्रेजिंग करते हुए देख रहे हो, उस वक्त आपको छोटे छोटे इग्रेट मिल जाएंगे। दिस वन, ये ग्रेजिंग, ये देखिए इग्रेट है, ठीक है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जब क्या होता है कि जो कैटल होती है, जब वो घास फूस को खाती है, तो जब वो घास फूस को खाएगी तो क्या वो घास फूस को निकालेगी जमीन से, और जैसे ही घास फूस जमीन से निकलते हैं तो उसके साथ साथ कुछ इंसेक्ट भी बाहर आ जाते हैं, और जिसको ये इग्रेट कैप्चर कर लेता है। देखिए, अब क्या हुआ कि कैटल को क्या फ़र्क पड़ रहा है? कैटल का काम था घास-फूस खाना, उसने घास-फूस खा लिया। अब वो इग्रेट थोड़ा ना उसको घास-फूस में परेशानी डाल रहा है, वो तो खाओ अपना। लेकिन साथ-साथ उस घास के साथ-साथ जैसे ही गाय उसके घास को उखाड़ेगी, कुछ इग्रेट जो कुछ इंसेक्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और ये इग्रेट उसको खा लेता है। इंसेक्ट को खा लेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर इग्रेट को, अब इंसेक्ट जो होते हैं छोटे-छोटे, बहुत छोटे-छोटे इंसेक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होते हैं, जिसको ये इग्रेट पहचान नहीं ले पाता। तो अब ये क्या हुआ कि इसने कॉमनलिज्म शो किया कि भैया, तो चुपचाप हमेशा देखना, जब ये ग्रेजिंग कैटल, जब कभी भी अपना जो ग्रेजिंग कैटल जब ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, तो चुपचाप इग्रेट उसके आसपास घूम रहा होता है, बस यही देखने के लिए तुम जैसे ही घास उखाड़ोगे, वो जैसे कोई इंसेक्ट आएगा मैं उसको खा लूंगी, वरना अदरवाइज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लाइक इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें कैटल को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है इंटरेक्शन विद द सी एनिमो एंड द सी एनिमो दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लाउन फिश लिव ऑन देम। देखिए, आपने देखी भी होगी सी एनिमो मूवी थी, ये देख रहे हैं आपको, ये देखिए
ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये चारों तरफ, ये जो चारों तरफ ये दिख रहे हैं, ये सी एनिमोज है। आपने कहीं मूवी वगैरह देखी हो तो ये देखिए, ये सी एनिमोज है, दिख रहे हैं आपको, ये सी एनिमोज है। ये सी एनिमोज के ये टेंटिकल्स हैं, ये सी एनिमोज के ये टेंटिकल्स हैं। अब ये जो टेंटिकल्स होते हैं, ये बहुत सारे जो बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए बड़े डेंजरस हैं ये इस टेंटिकल्स के अंदर कोई भी बर्ड जो होती है, या फिर कोई भी जो पैरासाइट्स है, या कोई भी, यार कहने का मतलब है कोई पैरासाइट नहीं, सॉरी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इन टेंटिकल्स के अंदर आ जाता है ना, टेंटिकल्स के अंदर आ गया, तो वो मर जाएगा। आपने मूवी भी देखी हुई, दिखाया भी गया, जब कभी कोई भी ये सी एनिमल्स के, ये सी एनिमल्स भी इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स के अंदर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म आ गया तो वो मर जाता है। लेकिन एक बेनिफिट होता है, किसको, एक बेनिफिट है, किसको है बेटा, एक मिनट रुकिएगा, ग्लोफिश को। ग्लोफिश क्या होता है, फॉर्चुनेटली इन टेंटिकल्स के बीच में से निकल जाती, टेंटिकल्स के बीच में से निकल जाती है। अब उसका फायदा क्या हुआ, अगर आप ग्लोफिश टेंटिकल्स के बीच में निकल गई, तो अब दूसरा कोई प्रीडेटर इसको नहीं खाएगा, क्योंकि वो प्रीडेटर टेंटिकल्स में आने की हिम्मत नहीं रखेगा, तो एक ग्लोफिश वहां से निकल जाती है। तो अब टेंटिकल्स को थोड़ी ना फर्क पड़ा, थोड़े ना उन्होंने टेंटिकल्स को मार दिया, बट ग्लोफिश को बेनिफिट हो गया। क्यों बेनिफिट हुआ, क्योंकि अब कोई दूसरा प्रीडेटर इसको नहीं खा सकता, क्योंकि प्रीडेटर के आने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। अब होता है ना कई बार, क्या कहते हैं कि अब वो मैं अपने एरिया में आके दिखाओ, बस वही सिस्टम ये यहाँ पे ये कॉमनलिज्म फॉलो करते हैं। अब जो टेंटिकल्स है उसको क्या प्रॉब्लम है, भैया मैं तो पॉजिटिव साइड हूँ वैसे भी, ठीक है, सॉरी मैं तो वैसे न्यूट्रलाइजिंग साइड, ना मुझसे तुमने कुछ मेरे प्रॉपर्टी छीनी, ना मुझे कोई प्रॉपर्टी दी। हाँ क्लॉनफिश, आई एम ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव। अब आते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों स्पीसीज क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। लाइकेन, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा मोनेरा किंगडम में, जब आपने पढ़ा होगा मोनेरा, नहीं सॉरी मोरेना, जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी जो आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ा होगा कि दो स्पीसीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट इंटरेक्ट करती है, बोथ आर इन अ पॉजिटिव फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए लाइकेन, और जो लाइकेन है बेसिकली एक तरह का कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगस और एल्गी साथ साथ रहते हैं। जैसे समझाता हूं मैं आपको, देखिए, अब देखिए ये दिख रहा है आपको, ये लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है, ध्यान रखना, लाइकेन एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो अकेला नहीं रहता, मतलब ये कंपोजिट है, ये फंगस और एल्गी का बना हुआ एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, जो जनरली आपको चट्टानों या रॉक जो होती है ना उनके ऊपर आपको दिखाई देगा, हाइट पे, जो हाइट पे अगर आप कभी चाहोगे ट्रैकिंग करते हो तो आपको लाइक ट्रैकिंग वगैरह पे आपको ये दिखाई देगा लाइकेन। इसमें क्या होता है, एल्गी और कह सकते हो फंगस के बीच का एक रिलेशन शो करते हैं, कंपोजिट है। क्या होता है कि एल्गी और फंगस में होता है क्या है कि एल्गी जो होती हैं वो क्या करती हैं, सनलाइट, देखिए दोनों ही आपस में डील करते हैं क्या। एल्गी कहती है कि देखो मैं फोटोसिंथेटिक हूँ, फंगस कहती है मैं फोटोसिंथेटिक तो नहीं हूँ, चलो। एल्गी कहती है कि ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ और मैं तुमको देता हूँ। तो फंगस कहता है लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ न्यूट्रिशंस होंगे जो मुझे देने होंगे। तो फंगस कहती ठीक है, मैं कुछ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके मैं तुम्हें दे देती हूँ एल्गी को, तुम उसको कुछ फोटोसिंथेटिक में मदद मिलेगी, और तुम मुझे वो जो फोटोसिंथेटिक की जो तुम खाना बनाओगे ना, वो खाना मुझको दे देना, दोनों को पॉजिटिव हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है फंगस है और ये एल्गी है, और दोनों को हम बोलते हैं लाइकेन। तो आप देखिए यहाँ पे वैसे ही अब इसमें क्या है कि लाइकेन ध्यान रखना, ये फंगस और एल्गी दोनों का एक कंपोजिशन है, और दोनों की एक तरह के कह सकते हो म्यूचुअलिज्म है। अब होता है क्या है कि इसमें जो फंगाई है, जो आपकी जो एल्गी है, ये फोटोसिंथेटिक है और साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगी, खाना बनाएगी और फंगस को देगी, और फंगस इसके बदले में क्या करेगी, फंगस इसके बदले में दो चीज देगी, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी और कई बार न्यूट्रिशन देगी, दोनों का फायदा हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में एक प्रॉपर डील हो गई। वैसे माइक्रोराइजा का एग्जांपल लेते हैं, बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट हायर प्लांट के रूट और फंगस के बीच में, हायर प्लांट के रूट और फंगस के बीच में एक क्लोज एसोसिएशन होता है। इस क्लोज एसोसिएशन में फायदा क्या होता है, देखिए, अगर आप कई बार जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट देखेंगे, एंजियोस्पर्म्स में नहीं मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स के अगर आप प्लांट देखेंगे, तो जिम्नोस्पर्म के रूट के जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है, कई बार वो रूट क्या होता है बेटा, कि वो कई बार फास्फोरस और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी डेवलप रूट नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, माइक्रोराइजा के साथ डील करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए माइक्रोराइजा वही फंगस एल्गी वाला सिस्टम है, कि हम तुम्हें है ना अपनी शेल्टर देंगे, खाना देंगे, रहना और खाना तुम्हें दे देंगे, तुम एक काम करो,
हम मेरा नाइट्रोजन फास्फोरस ले नहीं पा रहे हैं, तो मेरा नाइट्रोजन फास्फेट सॉइल से एब्जॉर्ब करके हमको दे दो, तो दोनों का काम हो गया। तो इसी तरीके से फंगस क्या होती है, प्लांट से एसेंशियल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और प्लांट जो होता है उसके बदले में उसको फंगस को शेल्टर भी देता है और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी देता है। ये देखिए, विद फंगर माइकोराइजल फंगाई और विदाउट माइकोराइजल फंगस। तो देखिए, अगर आप विद माइकोराइजा देखेंगे तो माइकोराइजा दिख रही है आपको सफेद सफेद, ये माइकोराइजा है और इसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन देती है, ये विदाउट माइकोराइजा होती है, ठीक है, जनरल जिम्नोस्पर्म्स में ही आपको दिखाई देगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एनिमल प्लांट रिलेशनशिप। जैसे कि एनिमल प्लांट रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म को क्या फायदा है, जैसे कि कई बार प्लांट के जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि जो प्लांट होती है, प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, फ्लावर्स की में जो नेक्टर होता है, उस नेक्टर, क्योंकि कोई भी प्लांट नेक्टर क्यों रखता है, देखिए समझाता हूँ मैं आपको। आपको पता है कि जो पॉलिनेशन होता है, दैट पॉलिनेशन इट अकर बाय द बर्ड्स, और बर्ड्स के थ्रू होता है, मतलब कोई बर्ड्स है या किसी एनिमल के थ्रू हो सकता है। लेकिन अब एनिमल एक पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, एनिमल जो है वो पॉलिनेशन को हेल्प करता है और इसके जो सीड्स होते हैं उसको डिस्पर्स कर देता है दूर दूर। कभी भी ये एनिमल की ध्यान रखना, बहुत चालाक होते हैं एनिमल्स भी, एनिमल कभी भी सीड को पास पास डिस्पर्स नहीं करते। मान के चलो एक फ्लावर है, उसके पास में कोई स्मेल आती है, एक फ्लावर के पास में अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, उसके पास में अच्छा नेक्टर है, तो क्या हुआ, कोई भी एनिमल गया तो उसने नेक्टर को लिया, और नेक्टर को लेके उस, अब नेक्टर जब वो लेगा तो चारों तरफ उसके पॉलन चिपक जाएंगे। अब वो क्या होगा, नेक्टर लेके उड़ेगा, और जब वो नेक्टर लेके उड़ेगा तो उसके चारों तरफ के जो पॉलन्स होते हैं नीचे गिर जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पॉलन्स जब गिरते हैं तो उनको दूर दूर गिराएं। मान के चलो अगर पास पास गिराएंगे तो क्या होगा, मान के चलो मैंगो की सीड है, तो मैंगो के सीड अगर आपने पास पास गिरा दिए तो क्या होगा कि वहीं पे दो पास में ही मैंगो के पेड़ उग जाएंगे, तो उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा उनको दूर दूर उगाया जाता है। इवन जैसे कि जो आम जनरली क्या होता है, जब आम, जैसे कि जो आम की जो कहते हैं भी, जो आम आप उगाते हो, आम के जो गुठलियां हमेशा दूर दूर फेंकनी चाहिए, अदरवाइज क्या हुआ कि इनके बीच में अगर पास पास होंगे तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब देखिए, एनिमल्स को क्या होता है कि इसके बदले में उनको नेक्टर मिल जाता है और प्लांट को पॉलिनेशन हो जाता है, तो एनिमल को खाना मिल गया, प्लांट को पॉलिनेशन हो गया, तो इसके बदले में, पॉलिनेशन के बदले में इसको नेक्टर देते हैं, जूसी न्यूट्रिशन देते हैं, और बस दोनों का काम हो गया। बट द म्यूचुअली बेनिफिट सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर्स। ध्यान रखना, चीटर तो हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी चीटर्स हैं। कई बार ऐसे भी कुछ ऐसे म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम क्या होता है कि कुछ ऐसे यहाँ चीटर्स यहाँ पर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते क्या है कि मतलब कोई, मान के चलो कोई एनिमल आया, उसका नेक्टर तो खा गया लेकिन पॉलिनेशन में मदद नहीं की, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि प्लांट को तो नुकसान हो गया, तुमने मेरा नेक्टर भी खा लिया और मेरा पॉलिनेशन भी नहीं किया। अब उस केस में ऐसे चीटर्स कहलाते हैं, इसे हम इकोलॉजिकल चीटर्स कहते हैं। अब इस केस में भी प्लांट थोड़ा सेफ ही रखता है, प्लांट को पता है कि जैसे इंसान चीटर है ना, एनिमल में कहीं ना कहीं चीटिंग मेरे साथ कर सकता है, तो उस केस में ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ सेफ गार्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि एक हम पढ़ेंगे अभी को-इवोल्यूशन, कि नाउ यू कैन सी द व्हाई प्लांट और एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व द को-इवोल्यूशन म्यूचुअलिस्ट एंड द इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेटर्स विद टाइटली लिंक विद वन अनदर। मैं अभी बताऊंगा चीटर से कैसे बचते हैं ये। ध्यान रखना, को-इवोल्यूशन एक वर्ड है कि जिसमें अगर एग्जांपल के लिए कि इसमें एक स्पीसीज जो डिपेंडेंट है, होस्ट है, एक जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो होस्ट है, और जो डिपेंडेंट है आइदर वो दूसरी स्पीसीज है या फिर कोई भी प्रेडेटर है या पैरासिटिक एनिमल है, दो स्पीसीज है। तो अगर एक स्पीसीज ग्रो कर रही है इवोल्यूशनरी, तो दूसरी स्पीसीज भी ग्रो करती है, ताकि वो दूसरे का हमेशा उनका एक इंटरेक्शन मेंटेन रहे, वरना क्या होगा कि सुपीरियर इंफीरियर बन जाएगा। तो हमेशा जो कहने का मतलब है, जो हमेशा एक सही जगह होना चाहिए, प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो दैट्स व्हाई कि जब हमेशा ये जो होता है कोइवोल्यूशन होता है, जैसे कोइवोल्यूशन होना हमेशा अर्थ में होता रहता है, तो म्यूचुअलिज्म में भी इस कोइवोल्यूशन के एग्जांपल्स में, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, जैसे कि अगर ध्यान रखना कि अब आप कोई चीटर से बचने के लिए ये अपने आप को कोइवोल्यूट करते हैं, कि अगर एनिमल्स अपने आप को इवोल्यूट कर सकता है चीटिंग करने के लिए, तो प्लांट भी अपने आप को इवोल्यूट करते हैं चीटिंग से बचाने के लिए। कोइवोल्यूशन में साथ साथ इवोल्यूशन में साथ साथ ग्रो करना। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आप बहुत बार पूछे थे ना किसका पिक्चर है किसका पिक्चर है, सुनिए। अंजीर का जो एक पेड़ होता है, अंजीर के पेड़ का जो अंजीर का एक बेसिकली क्या होता है, अंजीर का जो पेड़ होता है इसे फिग ट्री कहते हैं। फिग ट्री में क्या होता है कि उसमें एक हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, देखिए, मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता होगा हाइपनथोडियम क्या होता है, ठीक है।
देखिए, ये एक तरह का फिग का एक हाइपंथोडियम होता है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें अगर आप ये देखोगे, ये जो है आपका, जिसे हम कहते हैं होल, जिसे हम कहते हैं ओस्टियोल, और यहाँ पर होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर्स। आपको ये जो दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको सारे, ये हैं आपके मेल और फीमेल फ्लावर। अब ये क्या होता है, ये ओस्टियोल होते हैं। ओस्टियोल के अंदर क्या होता है कि केवल एक पर्टिकुलर वास्प ही इसके अंदर जा सकता है, पर्टिकुलर वास्प ही इसके अंदर जा सकता है, ये हर किसी वास्प को अंदर आने नहीं देते। वास्प मतलब जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वास्प जा सकता है। देखिए, there is a one tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. Indeed, a given fig species can be pollinate only by partner wasp species, no other species. मतलब इसके होल दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ देखिए, इस ऑस्टियोल के अंदर केवल वास्प ही एंटर करता है, और जनरली फीमेल वास्प इसके अंदर एंटर करता है। और फीमेल वास्प एंटर करता है जब इसके अंदर, अब ये अपना म्यूचुअलिज्म शो करेगा। अब अंदर जाके क्या करता है, देखिए, अंदर जाने की कहानी सुनिए। देखिए, फिग वास्प कर गया, अब क्या होता है देखिए। अब देखिए, ध्यान रखना, ये फिग के अंदर का आपको दिख रहा है, ये चारों तरफ क्या है, ये इसकी फ्लावर्स है, और ये फिग वास्प यहाँ पे अंदर एंटर करके, देखिए चारों तरफ उसके अंदर का मैंने ये पिक्चर दिखाया, मतलब इसको अंदर आप खोल के देखेंगे तो चारों तरफ इसके अंदर फ्लावर्स हैं। ओके, जनरली क्या होता है कि जो साइड होता है ना, पेरीफेरी, वहाँ पे मेल फ्लावर होते हैं, और बीच में आपके फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, देखिए, मैं बताता हूँ आपको डायग्राम। अब क्या होता है, मैं सिंपल कहानी समझा देता हूँ। क्या होता है कि जो फीमेल वास्प होता है, जनरली उस होल से एंटर करता है, ओस्टियोल से एंटर करता है। और वो क्यों एंटर करता है, सबसे पहली बात, क्योंकि जो फीमेल वास्प होता है उसको एक ऐसी साइट चाहिए होती है जहां पर वो अपने अंडे दे सके, एग लेइंग साइट चाहिए होती है। तो उसके लिए देखिए, हमेशा नेचर में दो लोग हमेशा पार्टनर में चलते हैं, तो उसका पार्टनर है फिग। आप अकेले कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते इस नेचर में, यू हैव टू बी गो विद समवन। तो यहाँ पर उसका यहाँ एक फीमेल वास्प का पार्टनर क्या है, यहाँ पे फीमेल वास्प का पार्टनर है फिग। तो ये फिग के अंदर एंटर करते हैं क्योंकि वहां पर वो अंडे दे सकते हैं। ठीक है, अब उसने अंदर अंडे दिए, बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन अ फ्रूट फॉर नरिशिंग द लार्वा। अब ये क्या करते हैं कि आप जनरली अब वो जब अंदर एंटर करता है तो वहां पे उसकी जो सीड है, वहां पे जो उसकी सीड है, मतलब अब क्या होगा कि जब आपने इनफ्लोरेसेंस में एंटर किया तो उसके जो सीड होंगे, क्योंकि फ्लावर्स में सीड होते हैं, उसकी जो सीड होंगे, उसके सीड को वो यूज करते हैं अपने लार्वा के नरिशमेंट के लिए। ठीक है, अब उससे दो फायदा होता है। फायदा ये होता है कि देखिए, वास्प पॉलिनेट द फिग फ्लोरोसेंस व्हाइल सर, देखिए जो वास्प था उसने क्यों फिग, अब क्या होगा एग्जांपल के लिए पहले सुनिए, उसने क्या किया कि लार्वा जो थी, लार्वा वगैरह, उसने उसको लार्वा को नरिशमेंट के लिए उसके सीड को उसने यूज किया, और सीड को यूज करने के बाद लार्वा नरिश हो गया। तो फीमेल वास्प वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो वो लार्वा क्या होता है, अब वो लार्वा फीमेल वास्प तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो उस लार्वा से जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि मेल वास्प बाहर आते हैं, बाहर आ गए। तो मेल वास्प जैसे ही बाहर आते हैं तो उसके जो चारों तरफ उसके जो पॉलेंस होते हैं, फ्लावर्स के जो पॉलेंस होते हैं, उस वेल मास वास्प के चारों तरफ चिपक जाते हैं, और चिपक जाने से फिर वो एक छेद बनाकर मतलब उस ओस्टियोल से वापस नहीं आते, एक दूसरी जगह छेद बनाकर वहां से बाहर आते हैं। और जब वहां से बाहर आते हैं वो पॉलिनेशन में भी हेल्प कर दिया, इनका शीड का नरिशमेंट में भी हेल्प हो गया। अब देखिए आप पिक्चर देखिए, अगर आप यहाँ देखोगे दैट फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द वास्प। अब यहाँ पे दिस इज लाइक, ये देखिए, ये पिक्चर का हाइपेंथोडियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस हाइपेंथोडियम के अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होता है, एक ऑस्टियोल होता है, जिसमें अगर आप ये देखोगे चारों तरफ, जिसकी यहाँ चारों तरफ इसके जनरली फ्लावर्स होते हैं, ये इसके ऊपर के एक फ्लावर होता है। तो अब यहाँ देखिए, ये वास्प आ गया। अब वास्प क्या करता है, अपने अंडे यहाँ पर देता है। ठीक है, ये अपने दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 अंडे इसको यहाँ पे देता है, और छोटे छोटे अंडे देने के बाद में ये लार्वा नरिश होता है, और यहाँ से मेल वास्प निकलते हैं। अब ये मेल वास्प क्या होगा, उसकी अब क्योंकि इसने इस सीड को यूज किया है तो सीड्स के चारों तरफ चिपक जाते हैं, और एक छेद बनाकर वहां से बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलेंगे तो सीड का भी पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, सीड का भी पॉलिनेशन हो गया, मतलब चारों तरफ सीड निकल गए, सीड का भी पॉलिनेशन हो गया, और साथ साथ इनके इनका भी फायदा हो गया क्योंकि इनको अंडे देने के लिए साइट मिल गई। फिर बाद में क्या होगा कि वो जाके वहाँ पे फर्टिलाइज करेंगे, फीमेल वास्प से फर्टिलाइज करेंगे, फिर वहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर फीमेल वास्प अंदर आएगा, चलता रहेगा। ओके, सो क्या हुआ कि जो फिग था आपका, फिग का उसका पॉलिनेशन भी हो गया, और साथ साथ जो उसमें जो वास्प प्रेजेंट था, ठीक है, उनका नरिशमेंट भी हो गया, तो दोनों का इवोल्यूशन हो गया, मतलब दोनों अपने साइड ग्रो करा है। फिग की अपनी रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर फिग का जो पॉलिनेशन होगा फ्लावर्स का, तो वो अपना रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, और उसमें जो वास्प प्रेजेंट है, ठीक है, उनका अपना रिप्रोडक्शन हो गया।
लिसन, ऑर्किड शो है द वाई विल्टरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लो पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्किड जो होते हैं जो मैंगो प्लांट पे ग्रो करते हैं, इनमें एक दूसरे तरीके का डाइवर्सिटी उनकी होती है, फ्लो पैटर्न डिफरेंट होता है। अब क्या होता है कि दिक्कत क्या है कि इनके पास नेक्टर तो है नहीं, अब मान के चलो खुद दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंट है उसके पास खुद का क्या नेक्टर होगा, इतना प्रॉपर डेवलप तो है नहीं उनके पास। लेकिन अब इनको अगर कराना हो, जैसे कि राइट पॉलिनेटर होने चाहिए, मतलब ऐसा ना कि गलत कोई पॉलिनेटर आ जाए, पहली बात तो नेक्टर खुद का नहीं है, पर ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत वो ट्राई भी करे उसको कोई गलत उनको चीट कर जाए, ठीक है। बड़े सीधे हैं तो सीधे लोगों को लोग जल्दी परेशान करते हैं, लाइक बीज और बम बीज, जो बम्बल बीज होती हैं वो राइट पॉलिनेटर होते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि यही केवल उसको पॉलिनेटेड करें। तो क्या करते हैं कि सभी आर्किड तो नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रकार का आर्किड होता है, स्पेशल आर्किड, लाइक इसका नाम है मेडिटेरियन ऑर्किड और फ्रिस। ये एक तरह का सेक्सुअल डेसिट शो करता है, जो कि एक इट इज हैपन बाय अ स्पेसिफिक, इट्स लाइक दिस, जो उसमें जो एक आपका जो म्यूचुअलिज्म होता है, जो इसके इवोल्यूशन के लिए मदद करता है, इसके रिप्रोडक्शन के लिए मदद कर, स्पेसिफिक टाइप की बी होती है, उस ऑर्किड का नाम है मेडिटेशन ऑर्किड ऑर्फिस, ठीक है। ये सेक्सुअल डेसिट कैसे करता है, इसमें से क्या होता है कि एक फ्लावर जो होता है, मतलब एक पेटल का जो, एक फ्लावर का जो एक पेटल होता है, फ्लावर का एक पेटल, ठीक है, फ्लावर का जो एक पेटल होता है वो फीमेल के जैसा बन जाता है, मतलब उसकी जो एक फ्लावर का जो एक पेटल होता है वो बिल्कुल फीमेल फ्लावर जैसा बन जाता है, उसके साइज में, उसके कलर में, उसके मार्क में। तो क्या होगा कि बिल्कुल फीमेल जैसा बन गया, उसका एक पेटल में दिखाऊंगा, पेटल बिल्कुल फीमेल जैसा बन गया। तो क्या होगा कि एक मेल भी आएगी, उसको लगेगा कि ये तो फीमेल फ्लावर है, तो उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए अब एक मेल भी आएगी, और मेल भी उसके ऑर्किड से टच में आ जाएगी। अब ऑर्किड से वो देखेगी, अरे रे तो मैं गलत फंस गया, ठीक है, तो फिर वो वापस वो इरिटेट होकर वापस जाएगी, जैसे ही वापस जाएगी उसके पॉलन्स आ जाएंगे, किसके, ऑर्किड के पॉलन्स उसके आ जाएंगे, फ्लावर्स के पॉलन्स आ जाएंगे, अब वो जहां जहां जाएगी पॉलिनेशन में मदद मिलेगी। देखिए इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सूडो कॉपुलेट्स, क्योंकि अगर रियल कॉपुलेशन हो रहा होता तो वो रियल स्पीसीज के बीच में होता है, बट ये सूडो कॉपुलेट्स है। क्योंकि सूडो कॉपुलेट्स इसलिए है बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल डेसिड शो करता है, क्योंकि इसमें जो ऑर्किड का जो एक पेटल है जो एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फॉर द कॉपुलेशन, लेकिन वो एक्चुअल कोई फीमेल इंसेक्ट नहीं था, कोई एक्चुअली वो फीमेल नहीं था, एक फीमेल बी नहीं थी, उसका एक लीफ फीमेल बी एक फीमेल में कन्वर्ट हुई, उसके स्ट्रक्चर में नहीं, ऐसा नहीं कि वो कोई जादू था तो कोई पेटल कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं, मतलब समझेगा, उसने अपने आप को रिसेंबल ऐसा किया, अपनी मॉर्फोलॉजी ऐसी की कि वो अपनी जो मॉर्फोलॉजी है वो मॉर्फोलॉजी ऐसे ली कि एक फीमेल भी जैसी दिखाई दी, तो मेल भी अट्रैक्ट हो गए, उसको हम सूडो कॉपुलेट्स कहते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, अभी देखिए, या देखिए इसका एक ये लीफ है, डिड यू बिलीव इट, यू बिलीव इट, दिस इज अ लीफ, लेकिन अपने आप को देखिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसा एक लीफ उसने अपने आप को ऐसे कन्वर्ट कर लिया कि जैसे कि फीमेल बी की तरह से अपना कन्वर्ट किया, तो उसको देख के अच्छा फीमेल भी है तो मेल भी जाके अट्रैक्ट करेगा, और जब जब देखेगा लाइक फिर बाद में क्या होगा, वो हाँ, फिर वो होगा क्या कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कहेगा, वो इरिटेट होकर वापस जाएगा, तो उसी वे से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। When the same bee pseudocopulate with another flower, it transfer the pollen and thus the pollinate the flower. जब वह when the same bee, जब वही बी जिस फ्लावर के साथ में जब सूडो कॉपुलेट करती है, मतलब सूडो कॉपुलेट क्यों, क्योंकि रियल कॉपुलेशन तो हुआ नहीं ना, वो तो उसने अपने आप को फीमेल बी जैसा मॉर्फोलॉजिकल चेंज किया था, दैट्स एज सूडो कॉपुलेशन होता है, उसके से पॉलिनेशन होता है, तो इसी को हम कोइवोल्यूशन कहते हैं। इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन, मतलब अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न स्लाइटली अगर चेंज हो जाए, फीमेल बी का कलर पैटर्न स्लाइटली चेंज है ड्यूरिंग द एवोल्यूशन पे, तो उससे हुआ क्या, आपका पॉलिनेशन प्रोसेस होगा वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके लिए ऑर्किड को भी अपने आप को उसी तरीके से को इवॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि फीमेल जो फेटल का जो फीमेल बी है उसके जैसा हो जाए, ओके ओके। सो दैट इज अ म्यूचुअलिज्म, और हम बात अब हम पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो क्लास में होगा वहां पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।